नमस्कार दोस्तों, बजट 2026 आज पार्लियामेंट में टेबल हो गया और आज आप सभी का वापस वही क्वेश्चन है कि क्या मेरा टैक्स चेंज हुआ या ऐसा कहें कि क्या मेरा टैक्स कम हुआ। तो अगर आप बजट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस बजट में टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ और अगर आप ट्रैवल करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं या सैलरीड इंडिविजुअल हैं, कोई गृहिणी है या रिटायर्ड पेंशनर हैं, तो इस बजट 2026 से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा या टैक्स कितना कम होगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो बजट को हम सबसे पहले पार्ट ए में तोड़ते हैं, जैसे कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने तोड़ा, ईज ऑफ लिविंग। सो ईज ऑफ लिविंग में सबसे पहला अमेंडमेंट है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए क्लेम अमाउंट पर या उस क्लेम के इंटरेस्ट अमाउंट पर किसी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। जी हाँ, यह एक बहुत ही थॉटफुल अमेंडमेंट है जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में किया है, क्योंकि हमारे परिवार में, फ्रेंड्स में, मित्रों में कहीं पर भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो वह परिवार, मित्रगण या जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसके परिवार का, उसको दिए जाने वाला क्लेम आमदनी नहीं है। जी हाँ, यहाँ आमदनी नहीं है, यह एक तरीके से उसकी फैमिली को सपोर्ट है और सरकार ने इस पॉइंट को कंसिडर करके एक अमेंडमेंट बिना टीडीएस के दिए जाने वाला ऐसा पैसा या ऐसा कहें जिस डेट पर क्लेम होता है और जिस डेट पर क्लेम सेटल होता है, इस पीरियड में कोर्ट द्वारा दिए गए अतिरिक्त ब्याज के भुगतान पर किसी प्रकार का टीडीएस डिडक्शन सरकार ने बंद कर दिया है। यह बहुत ही थॉटफुल और कंप्लायंस के हिसाब से सिंपल अमेंडमेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट या कम रेट पर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना या बिना टैक्स काटे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कराना। इस पूरे प्रोसेस को सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम इनेबल्ड कर दिया है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, ट्रक ओनर्स के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, जहां पर उनके कमीशन या उनकी रिसिप्ट पर भारी मात्रा में टैक्स कटता है। अगर आप एक ट्रक ओनर हैं तो आप समझते हैं कि किसी भी कंपनी से भाड़े पे आपका 2% से 1% टीडीएस कटता है और उस टैक्स को बचाने के लिए आप हर साल एक लोअर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन सिस्टम इनेबल्ड कर दिया है, यानी कि आपको किसी अफसर के पास जाकर आपकी डिटेल फैक्ट समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप अपनी एप्लीकेशन भरिए लोअर सर्टिफिकेट के लिए या निल रेट के टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए और आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। यह अफसरशाही पर सरकार की बहुत बड़ी लगाम है। एक और अमेंडमेंट जो सरकार ने किया है वह है, अगर आप किसी प्रकार की आमदनी म्यूचुअल फंड से प्राप्त करते हैं, डिविडेंड प्राप्त करते हैं, इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करते हैं, तो आपका जो भी डिपॉजिटरी है जैसे सीडीएसएल, एनएसडीएल, आप वहीं पे डायरेक्ट नो डिडक्शन एट सोर्स का सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। आपको हर एजेंसी, हर असेट मैनेजमेंट कंपनी या हर प्राइवेट कंपनी के पास जाकर वह फाइल नहीं करना। जैसे कि इसे समझें कि मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, एचडीएफसी के 50 शेयर हैं और सारे मेरे सीडीएसएल अकाउंट में डिपॉजिट हैं। तो मुझे रिलायंस और एचडीएफसी दोनों को अलग अलग जाकर बिना टीडीएस के डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट फ्रॉम एनी म्यूचुअल फंड या ऐसा कहें कि किसी प्रकार की आमदनी जो मुझे उन कंपनी से मिल रही है, मुझे हर कंपनी को जाके डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मेरे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक सर्टिफिकेट दे दूं कि मेरी किसी भी प्रकार की आमदनी जो शेयर, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड आपके पास आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा है, उस पर किसी भी प्रकार की आमदनी पे कोई टीडीएस नहीं काटा जाए, तो आप अपने डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट दे देंगे। वह डिपॉजिटरी रेस्पेक्टिव कंपनी को आगे फर्निश कर देगा क्वार्टरली बेसिस पर, तो आपका किसी प्रकार का टीडीएस नहीं कटेगा। यह भी एक रिटायर्ड लोगों के लिए और जो लोग अपनी इंटरेस्ट इनकम या म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इन चीजों पर अपनी जिंदगी का जीवन यापन करते हैं, उनके लिए एक वेलकम और अच्छा मूव। इसके अलावा सरकार ने पहले के जैसे रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। एक और इंपॉर्टेंट मूव जो सरकार ने किया है, अगर आप एक इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं या एचओएफ हैं और आप कोई नॉन रेसिडेंट से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो पहले आपको एक टैन नंबर लेना पड़ता था और वो टैन नंबर से आप उस नॉन रेसिडेंट का टैक्स काट कर जमा करा के नॉर्मल एज अ बिजनेस एसएससी, ऑडिटेड एसएससी आप रिटर्न भरते थे। बट सरकार ने आपके लिए उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं या एचओएफ हैं और आप किसी नॉन रेसिडेंट से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप सिंपल रेसिडेंट टू रेसिडेंट जैसे फॉर्म 26 क्यू भी हम भरते हैं वैसे भरकर आप उसका टैक्स काटकर अपनी लायबिलिटी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतिश्री कर। इसी के अलावा सरकार ने ऑडिटेड एसएससी के लिए पीएफ, ईएसआई या ऐसा कहें कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस की जो भी पैसा एक एम्प्लॉय का काटा है, उसको पहले इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन मिलती थी जब वह उस रिस्पेक्टिव एक्ट की ड्यू डेट तक एम्प्लॉयर जमा करा देता था। यानी कि अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मैंने मेरे एम्प्लॉय का 100 रुपए पीएफ, ईएसआई का काटा है, तो मुझे डिडक्शन उस 100 रुपए की जब ही मिलेगी जब मैं वह पैसा पीएफ एंड ईएसआई एक्ट की समय सीमा जो कि अगले महीने की 15 तारीख है तब तक जमा करा दूं पीएफ ईएसआई अकाउंट में। बट सरकार ने इसमें भी एक अमेंडमेंट किया है और अब
डिडक्शन मिलेगी आपको एज एन एम्प्लॉयर। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले भी अगर आप पूरा पैसा जमा करा देंगे तो आपको किसी प्रकार की पीएफ एंड ईएसआई या कोई भी एम्प्लॉय पेमेंट की डिसअलाउंस नहीं होगी। यह भी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है और बड़ा ही थॉटफुल अमेंडमेंट है। देखिए, सरकार ने इस बजट में एक और अच्छा अमेंडमेंट किया है, एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न। जी हाँ, आज की तारीख में हम 4 साल की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 4 साल की अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग में हम 25% से लेकर 70% तक एडिशनल टैक्स भर सकते हैं। बट अगर आपके केस में रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाए तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। ऐसा समझिए कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया किसी दोस्त या कंसल्टेंट के कहने पे और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया और अब आप चाहते हैं अपनी रिटर्न रिवाइज करना, बट क्योंकि आपके केस में रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस चीज को समझते हुए अपडेटेड रिटर्न अब 10% पेनल्टी के साथ भरने की परमिशन दे दी है। यानी कि अगर आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस आ भी जाता है तो आप अपनी अपडेटेड रिटर्न टैक्स अमाउंट प्लस 10% पेनल्टी जोड़कर भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पहले अपडेटेड रिटर्न कैन ओनली बी फाइल्ड जब टैक्स बनता था, यानी कि अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आपको टैक्स भरना पड़ता था एडिशनल इनकम दिखा के। बट सरकार ने अब अपडेटेड रिटर्न में एक और अमेंडमेंट किया है जिसके तहत कि अब अगर आप अपना लॉस भी कम कर रहे हैं तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। इन सब चीजों की वजह से या ऐसा कहें कि अपडेटेड रिटर्न में इस अमेंडमेंट की वजह से सरकार एक इंडिविजुअल या एक आम आदमी को गलती करने पर या ऐसे समझिए कि बिना समझे गलती करने पर पेनल्टी के प्रोसीडिंग से बाहर निकाल रही है। अगर आप एक इंडिविजुअल सैलरीड आदमी हैं और आपने अभी कोई गलती से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रखी है तो सरकार ने इस अपडेटेड रिटर्न के चेंजेस से आपको पेनल्टी की प्रोसीडिंग से बाहर निकाल दिया। क्रिप्टो एसेट्स, जी हाँ, सरकार ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे हमारे देश के नागरिक क्रिप्टो एसेट्स में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और वह ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं कर रहे। सरकार ने इन क्रिप्टो एसेट्स को पेनलाइज करते हुए 200 रुपए पर डे या 50,000 रुपए तक की एक पेनल्टी अलग से इंट्रोड्यूस करी है इस बजट में। तो अगर आपके पास क्रिप्टो एसेट्स हैं तो आपको अपनी रिटर्न में उन क्रिप्टो एसेट्स को डिस्क्लोज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार आपके ऊपर 200 रुपए से 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकती है। अगर क्रिप्टो एसेट्स रखे हुए हैं या खरीदना चाहते हो तो कमेंट में एक बार बताना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जी हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक आदमी जिसने खरीदा है उसके चेहरे की चमक और सरकार जिसने जब भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेचे उसके चेहरे का दुख। जी हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर हमारे देश की सरकार को कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान है। अगर आपने कोविड के समय या उसके बाद लास्ट ट्रांच में भी गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो मेरा अनुमान है कि आपने 60 से 70,000 रुपए पर 10 ग्राम्स की रेट पर गोल्ड बॉन्ड खरीदे होंगे, जिस पर सालाना सरकार आपको 2.5% इंटरेस्ट अलग दे रही है। उसके अलावा यह गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं, यानी कि 100% सिक्योर एंड सेफ। और आइसिंग ऑन द केक थी टैक्स एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि अगर मैंने गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे हैं और मैं उन गोल्ड बॉन्ड्स को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करता हूं या करने की सोचता था तो मुझे सरकार किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेगी। बट सरकार ने इस बजट के अंदर यह अमेंडमेंट भी चेंज कर दिया और अपने नुकसान को कम कर लिया। कैसे? सरकार ने इस बजट में यह अमेंडमेंट करा है कि भाई अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ओपन मार्केट से खरीदते हो और उनको मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% है आज की तारीख में भरना पड़ेगा। बट अगर आप रिजर्व बैंक से या इशुएंस के टाइम आपने गवर्नमेंट से लिए थे तो आपको नहीं भरना। तो अगर आप भी सोच रहे हो स्टॉक मार्केट में सोने के रोज रेटें ऊपर नीचे हो रही है कि भाई मैं गोल्ड बॉन्ड खरीद लूं, आज का आनंद प्राप्त कर लूं, इंटरेस्ट का भी आनंद प्राप्त कर लूं और मेच्योरिटी पे टैक्स एग्जेम्पशन का भी आनंद प्राप्त कर लूं, तो एक बार रुक जाना, क्योंकि सरकार ने इस बजट में यह एक चेंज कर दिया है। अब गोल्ड बॉन्ड उन्हीं लोगों के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है जिन्होंने डायरेक्ट इशुएंस गवर्नमेंट से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। सरकार ने आपके इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी जो ईपीएफ एक्ट की मैक्सिमम सीलिंग थी सरकार ने उसको भी गिव अवे कर दिया है। अब आप अपने एम्प्लॉयर से कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं, आप जितना चाहें अपना ईपीएफ कटवा सकते हैं, क्योंकि ये सारा पैसा जो आप कटवाएंगे ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि सारा पैसा सरकार के पास आएगा और सरकार उससे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड या देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकेगी। तो यह भी एक डिफरेंट और थॉटफुल मूव है। एक और अमेंडमेंट जो सरकार ने किया है वह है सेक्शन 36। जी हाँ, सेक्शन 36 में हमें इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में डिडक्शन मिलती है। कैसे मिलती है? कि ऐसा कहें कि मैंने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और उस लोन को लेकर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी के शेयर्स में जहां से मुझे डिविडेंड मिलता है, या कोई मल्टी एसेट फंड, हाइब्रिड फंड या किसी भी तरह के फंड के अंदर जहां से मुझे म्यूचुअल फंड्स का गेन मिलता है या डिविडेंड मिलता है। इसके अंतर्गत सरकार ने अब
आपको पहले जो डिडक्शन मिलती थी इंटरेस्ट की इस डिविडेंड इनकम में से, या म्यूचुअल फंड की किसी भी प्रकार की इनकम में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड में, तो सरकार ने उस डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में लिए जाने वाला खर्चा, जिसे हम कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी भी प्रकार का खर्चा, कोई मेंटेनेंस के लिए हमने कोई स्टाफ लगाया हुआ हो, कोई अदर एक्सपेंसेस हम कर रहे हो, तो सरकार ने इस बजट में उस डिडक्शन को, या ऐसा कहें कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस को खत्म कर दिया। एक और अमेंडमेंट जो सरकार ने किया है वह है इनेबलिंग प्रोविजंस टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन सिचुएशंस वेयर एन अमाउंट व्हिच हैज बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन और व्हिच हैज नॉट बीन एडेड इन द टोटल इनकम विल बी डीम्ड इनकम। यानी कि ऐसा कोई भी सम जिसकी डिडक्शन या आपने किसी भी अमाउंट को इनकम में नहीं जोड़ा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। अगर आप एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार ने इस बजट में बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट अमेंडमेंट किया है। वह है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर सकती है। यह क्यों किया गया, किस लिए किया गया, किसी को क्या फायदा देने के लिए किया गया, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और इसी अमेंडमेंट में सरकार ने इसकी एक्रेडिटेड इनकम के रिलेटिंग भी कुछ छोटे से चेंजेस किए, बट यह चेंजेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटेबल एक्टिविटी करने में, या नेशनल बिल्डिंग में, या जनरल पब्लिक यूटिलिटी रिलेटेड किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में क्या फायदा देंगे, ये मेरी समझ से परे है। इसी तरह सरकार ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी बिलेटेड रिटर्न भरना अब अलाउ कर दिया है। पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहकर भी बिलेटेड रिटर्न नहीं भर सकती थी। और इसके साथ सरकार ने, अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, या ऐसा कहें कि पोजेशन लेने से पहले आपके द्वारा दिया गया बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया गया इंटरेस्ट, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट में अलग से डिडक्शन मिलती थी, सरकार ने इस बजट में उम्मीद के अलग जाकर प्रायर पीरियड इंटरेस्ट को भी टोटल इंटरेस्ट की डिडक्शन में समायोजित कर दिया। यानी कि अब प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की अलग से कोई प्रकार की डिडक्शन नहीं है। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट के अंदर, या ऐसा कहें कि करंट फाइनेंशियल ईयर पोजीशन लेने के बाद के इंटरेस्ट और पहले के इंटरेस्ट में कोई डिडक्शन नहीं है, दोनों को मिलाकर ही आपको डिडक्शन मिलेगी। तो यह भी एक बहुत अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार को इंटरेस्ट ऑन होम लोन का एक्चुअल पेमेंट की डिडक्शन करनी चाहिए थी। इससे देश के अंदर सारे सेक्टर्स के अंदर खूब फायदा होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हैं, या ऐसा कहें कि बहुत एक्सटेंसिव विदेश घूमने का शौक है, तो पहले आपके विदेश ट्रैवल पर जो 5 से 20% के बीच में टीसीएस कटता था, सरकार ने अब ऐसे फॉरेन ट्रैवल के ऊपर फ्लैट 2% टीसीएस कर दिया है। इसी के अलावा अगर आप या आपके परिवार से कोई जना एजुकेशन के लिए विदेश जा रहा है, या मेडिकल एड के लिए विदेश जा रहा है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जा रहा है, तो सरकार ने उस पर भी टीसीएस अब फ्लैट 2% कर दिया है, बिना विदाउट एनी बेसिक लिमिट। इसका यह मतलब है कि फॉरेन में घूमना फिरना और पढ़ाई करना, साथ में किसी प्रकार की कोई हेल्थ सर्विसेज विदेश से लेना अब पहले की बनस्पत सस्ता हो गया है। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अलग से होती थी और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स सेपरेटली अलग से होती थी। यानी कि अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो ए प्रोसीडिंग्स होती थी आपकी असेसमेंट और बी होती थी उसकी पेनल्टी। गवर्नमेंट ने इस बजट में इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है, यानी कि अब आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के साथ ही आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी। यानी कि दोनों चीजों का एओ एक सिंगल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, जिसमें आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएगा और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के बारे में भी उसी स्पीकिंग ऑर्डर में वह बताएगा। दूसरा अमेंडमेंट है इसके अंदर, सरकार ने पहले स्टे ऑफ डिमांड, या ऐसा कहें कि प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग एन अपील 20% से घटाकर सरकार ने उसको 10% कर दिया। यानी कि अगर आप किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में अपील में जाना चाहते हैं और जब तक वह असेसमेंट प्रोसीडिंग्स डिसाइड ना हो आप उसके ऊपर टेम्पररी स्टे लेना चाहते हैं, तो 20% के अमाउंट को सरकार ने घटाकर 10% कर दिया है। आप 10% जमा करा दीजिए अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड का, और आप टेम्पररी स्टे ले सकते हैं जब तक कि आपकी फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग्स डिसाइड ना हो जाए। इसके अलावा सरकार ने अब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट लगाना बंद कर दिया है, या ऐसा समझें कि जब तक आपकी फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग्स डिसाइड ना हो जाए तब तक आपकी पेनल्टी अमाउंट ओनली पेनल्टी रहेगी। उस पेनल्टी के ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट सरकार कैलकुलेट नहीं करेगी। सरकार ने अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के ऊपर भी पेनल प्रोविजंस में काफी चेंज किया है। पहले अंडर रिपोर्टिंग के ऊपर पहले ही सरकार इम्यूनिटी देती थी, बट इस बजट में सरकार ने मिस रिपोर्टिंग के ऊपर भी इम्यूनिटी दे दी है। और अगर आप मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 100% ऑफ द टैक्स एडिशनली पे करना है। और इन केस अगर मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी कोई अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट या सेक्शन 69 रिलेटेड कोई भी तरह की इनकम पर है, तो आपको 120% ऑफ टैक्स पे करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग करते जाइए और प्रोसिक्यूशन से भी बच सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग करते हुए पाए गए और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आप पर इनिशिएट हुई, तो यह पेनल्टी भरने से आप प्रोसिक्यूशन से नहीं बच सकते। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जी हाँ, सरकार ने यह माना है कि अब आप किसी टैक्स पेयर को डरा धमकाकर टैक्स वसूल नहीं कर सकते।
और ऐसे मैटर्स जहां पर छोटी मोटी गलती हो, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट समय पे नहीं भरना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस ना करना, टीडीएस समय पे ना भरना, इन सभी से रिलेटेड ऑफेंसेस को जेल जाने की जगह सरकार ने एक छोटी मोटी सरकारी फीस लेकर डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। और सीरियस ऑफेंसेस में भी सरकार ने यह माना है कि आप जेल जाने के समय सीमा को 2 साल से ज्यादा ना करें। यानी कि सरकार चाहती है कि आम टैक्स पेयर ट्रस्ट से, विश्वास से अपना टैक्स भरें, और जितना विश्वास सरकार उन टैक्स पेयर्स में दिखा रही है, वह टैक्स पेयर्स भी अपना उतने ही विश्वास से, उतने ही ट्रस्ट के साथ अपने टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक बताया इस वीडियो में कि क्या क्या चेंज हुआ है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि क्या चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज नहीं हुआ है वह है टैक्स स्लैब। किसी प्रकार के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि 12 लाख तक की आमदनी पहले के जैसे अभी भी टैक्स फ्री है। और इसी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी में ना तो किसी प्रकार की बढ़त हुई है, ना किसी प्रकार की कमी हुई है। आपकी टैक्स लायबिलिटी भी पहले के जैसे वैसे ही है। हाँ, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए आप टैक्स प्लानिंग या टैक्स मैनेजमेंट जरूर कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।